हेलो एवरीवन। तो जो बचा हुआ टॉपिक है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाले चैप्टर का, तो उसको कंप्लीट करते हैं। सो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया, तो इसको देखते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें एज पर लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो इंडिया का TFR जो है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होके कितना हो गया है, डिक्लाइन टू 2.0। ठीक है, क्या रखा गया था, रिप्लेसमेंट लेवल रखा गया था फर्टिलिटी का 2.1, लेकिन उससे भी कम हो गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पाइट TFR 2.2। तो हम अगर देख रहे हैं कि आखिर अगर हमारा ग्रोथ 2.0 हो चुका है, ठीक है, तब भी क्यों हम देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है नेक्स्ट 2 डिकेड तक ग्रो करता रहेगा ड्यू टू पॉपुलेशन मोमेंटम। ठीक है, पॉपुलेशन मोमेंटम अकर्स बिकॉज नॉट ओनली नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन मैटर्स बट ऑल्सो नंबर ऑफ वीमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, जो कि हाई है इंडिया में, इसीलिए हमें कंटिन्यू राइज देखने के लिए मिलेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल आ चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है कि क्यों पॉपुलेशन ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन मोमेंटम है, तो इसकी वजह से जो है ग्रो करता जा रहा है। तो इसमें सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन मैटर्स, बट ये भी मैटर कर रहा है कि नंबर ऑफ वीमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नंबर ऑफ वीमेन ज़्यादा है, ठीक है, हाई है इंडिया में, तो ये भी मैटर कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी वीमेन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन अब देखते हैं ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो 1971 से 81 तक अगर देखें तो एनुअल ग्रोथ रेट लगभग कितना है, 2.5%। और अराउंड 2020 के बाद अभी एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिल रहा है लगभग 1%। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमें स्लो होता हुआ दिख रहा है रिसेंट डिकेड्स में। ठीक है, पहले ये कितना था एनुअल ग्रोथ रेट 2.5%, अभी ये एनुअल ग्रोथ रेट 1% हो चुका है। अब देखते हैं चेंजिंग एज स्ट्रक्चर। तो यंग पॉपुलेशन इंडिया में, यंग पॉपुलेशन का शेयर कितना है, यंग पॉपुलेशन जब हम कह रहे हैं तो 0 to 19 ईयर्स। ठीक है, तो ये शेयर अब जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप टू 25% बाय 2041। तो 2041 तक हम देख पाएंगे कि 25% तक ये रहेगा। यंग पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं। देन एल्डरली पॉपुलेशन मीन्स 60 ईयर्स एंड अबव, तो इसका शेयर बढ़ रहा है। हमने देखा जो यंग पॉपुलेशन है उनका जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, और जो एल्डरली पीपल है जो कि 60 ईयर्स और उससे अबव है उनका शेयर बढ़ेगा। ठीक है, 16% तक हो जाएगा बाय 2041। इसको आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 16% तक ये हो जाएगा। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, 20 to 59 ईयर्स, इसको याद रखना है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 20 to 59 ईयर, जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन होता है, तो ये कंटिन्यू इंक्रीज करेगा कब तक, थ्रू 2041 तक। तो याद रखना है कि 2041 तक जो है ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब समझते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041, की 2041 में ये अपने पीक पर होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो वर्किंग एज है 20 to 59 टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा, कि वर्किंग एज पॉपुलेशन रेशियो 59 है और नॉन वर्किंग जो है 41% रहेगा। कहने का ये मतलब है कि हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा नॉन वर्किंग से। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो इससे हम ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम डेमोग्राफिक एडवांटेज एक्सपेक्टेड अराउंड 2041, क्योंकि इस टाइम हम पीक पे होंगे, तो इस टाइम जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा होगा। देन वर्किंग एज एनालिसिस को देख लेते हैं, सर्वे 2018 और 19 का। तो वर्किंग एज का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो जो है इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 में क्या कहा गया कि वर्किंग एज क्या है, कंसिडर 20 ईयर्स एंड अबव, कि 20 साल और उससे ज़्यादा जो है वो वर्किंग एज है। रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग जो है नाउ एंटर जॉब मार्केट आफ्टर एज 19,
कि ठीक है अब हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब जॉब मार्केट में लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं। ठीक है, लीगली अगर देखें तो वर्किंग एज 14+ ही है, मतलब क्या है, लीगली वर्किंग एज 14+ है, लेकिन देखने के लिए मिल रहा है तो उनकी एजुकेशन का लेवल राइज हो रहा है, तो लोग हायर एजुकेशन करने के बाद जो है वर्क करने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वर्किंग एज अब बढ़ रहा है। ठीक है, देन चेंजिंग एज कंपोजिशन ऑफ इंडिया, तो देखते हैं यंग जो पॉपुलेशन है हम ऑलरेडी देखे 0 to 19 ये डिक्लाइन कर रहा है, वर्किंग एज देखे ये बढ़ रहा है, और जो ओल्ड एज है ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना चाहिए, और इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि अभी 2011 और 2041 में कितना प्रोजेक्टेड है ये देख लेते हैं। तो यंग एज अभी 41% है, ये घट करके 25% हो जाएगा। वर्किंग एज जो है ये अभी 50% है, ये 59% तक हो जाएगा, और जो ओल्ड एज है ये अभी 8.6% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन 16% 2041 तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, अच्छे से समझते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? इज एन एपिसोड ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं मतलब यहाँ पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, ड्रिवन बाय चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगा? क्या कोई और वजह से होगा? नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बदल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग एज में हैं। इट इज़ एडिशनल ग्रोथ ड्यू टू डेमोग्राफिक फैक्टर, मतलब जो ग्रोथ तो आपका चल रहा है एज इट इज़ वो तो चल रहा है, लेकिन ये और भी ज़्यादा ग्रो इसलिए कर रहा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, स्पेसिफिक ड्राइविंग वेरिएबल्स, तो अब समझते हैं। रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 20 to 59 ईयर्स टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो यही देखना है रहता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितना है एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो है कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। तो अगर देखें तो बोथ लेवल ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग रेशियो एंड ग्रोथ ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, तो इसमें जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमें दिखेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी कहाँ है इन ग्लोबल डेमोग्राफिक साइकिल। इंडिया इज 10 to 13 ईयर्स बिहाइंड कंट्रीज़ लाइक चाइना, कोरिया, ब्राज़ील। ठीक है, तो जो ये हम देख पा रहे हैं कि हम 10 से 13 साल लगभग इन कंट्रीज से पीछे हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फ्यू डिकेड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो हम जो है अपने पर कैपिटा इनकम लेवल को उनके पास तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है क्या उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा? ऐसा नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हमारे पास अभी ज़्यादा जो है फ़ायदा हम उसका उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा, तो अभी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इन कुछ सालों में, इन कुछ डिकेड्स में, इसीलिए तो जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बाद में फिर नेगेटिव ग्रोथ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं रीजनल हेट्रोजेनिटी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है क्लियर डिवाइड बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया और हाइंटरलैंड स्टेट्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया मीन्स जो वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, तो यहाँ पे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग रेशियो जो है अर्ली पीक होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले होगा। ठीक है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग रेशियो पीक अर्ली कहाँ? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और जो हाइंटरलैंड स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग रेशियो जो है ये पीक होगा बाद में। ठीक है, तो रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि डिफरेंस इन टोटल फर्टिलिटी रेट में डिफरेंस है। ठीक है, तो TFR को समझते हैं कि आखिर TFR है क्या। तो TFR का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वीमेन विल हैव ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो एवरेज नंबर ऑफ कितना चिल्ड्रन जो है एक वीमेन अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स के टाइम में बर्थ दे सकती है। ठीक है, तो टू डेमोग्राफिक इंडियाज़ सोन टू बी एजिंग इंडिया, एक इंडिया जो है हमें देखने के लिए मिलेगा कि हाँ एजिंग की तरफ जा रहा है, एल्डरली, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर यहाँ पे चाहिए। दूसरा जो यंग इंडिया है जहाँ पे ग्रेटर फोकस हमें करना पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। ठीक है, कि हमें दो डेमोग्राफिक इंडिया देखने के लिए मिलेगा, सोन टू बी एजिंग इंडिया और यंग इंडिया। तो एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ हेट्रोजेनिटी तो आप समझ लेते हैं।
इट मीन्स डिफरेंट स्टेट्स आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फ़ायदा होगा तो एक ही साथ होगा, एक ही साथ डिक्लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्टेट्स जो है उनका डिफरेंट टाइमिंग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रेटर लेबर मोबिलिटी कैन रिड्यूस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस अक्रॉस स्टेट्स, तो ये फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हेट्रोजेनिटी का हमें फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लेबर लॉज इन इंडिया और कुछ एम्प्लॉयमेंट डेटा देख लेते हैं 2023 और 24 का। तो टोटल लेबर फोर्स अगर देखें तो 64 करोड़ है, टोटल एम्प्लॉयड 60 करोड़, एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर अगर देखें तो फॉर्मल सेक्टर में 8 करोड़, ठीक है, 13%। तो ये आपको देखना है कि ध्यान देना है कि टोटल लेबर फोर्स 64 करोड़ है और टोटल एम्प्लॉयड जो है 60 करोड़ है, और फॉर्मल सेक्टर में आपको सिर्फ 8 करोड़ मतलब 13% देखने के लिए मिल रहा है, और इनफॉर्मल सेक्टर में 52 करोड़ मीन्स 87% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, ठीक है। अब देखते हैं लेबर लॉज क्यों आया और लेबर लॉज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर जो है ना एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्या पता प्रीलिम्स में इस टाइप से आ जाता है। तो लेबर कंकरेंट सब्जेक्ट है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है 44 लेबर लॉज और स्टेट ने भी इनेक्ट किया है अपना खुद का लेबर लॉज। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इंडियन लेबर लॉज वर कंसीव्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो क्या लेबर लॉज के बारे में बात अभी हो रही है, क्या इंडिपेंडेंस के बाद ही? नहीं, लेबर लॉज जो है पहले से ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर देखें तो कब, तो शॉर्टली इसको डेवलप किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। किसके बेस्ड के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड था लेबर लॉ? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मॉडल के ऊपर एंड स्टेट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। एक तो था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मॉडल के ऊपर लेबर लॉज था और स्टेट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। देन अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है लेबर लॉज का। तो वर्कर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें ध्यान रखना है कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, लेबर लॉज होने क्यों चाहिए? तो वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वाज लॉडेबल। तो बेसिकली वर्कर को सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें मिल पाएँ, तो इसी के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है था। तो बेसिकली जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव था उतना मतलब आउटकम तो मिल नहीं पाया है, लेकिन ठीक है, बेसिकली वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज हैं। हाउएवर अगर हम देखें तो जो चेंजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लॉज हमें आउटडेटेड देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट टूवर्ड्स ग्लोबल कंपटीशन। तो अब हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, ग्लोबल कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी, म्यूचुअल कॉपरेशन, ये सब के ऊपर ध्यान जा रहा है। तो अब जो भी पुराना लॉज था तो उसका भी यही मकसद था कि हाँ वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन नए लेबर लॉज की ज़रूरत थी जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, कैटर टू बेसिक नीड्स ऑफ वर्कर, इंश्योर करता है वेलफेयर, ठीक है, और बी फ्लेक्सिबल इनफ टू क्रिएट जॉब्स नॉट डिस्ट्रॉय जॉब्स। तो अभी नया लेबर लॉज ऐसा है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जो बेसिक नीड है वर्कर का वो पूरा होना चाहिए, वेलफेयर मिलना चाहिए और इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जॉब क्रिएट हो, ऐसा ना हो कि जॉब को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इश्यूज़ क्या है करंट लॉज के साथ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, इसको समझना ज़रूरी है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता है, ले ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर को हटा नहीं सकता है। रिट्रेंच वर्कर्स, मतलब कि वर्कर को हटा नहीं सकता है, चाहे मनी सेव करना हो या कोई भी और रीज़न हो, आप वर्कर को नहीं हटा सकते हैं। देन क्लोज एस्टैब्लिशमेंट, कि आपने क्या किया, परमानेंटली शट डाउन ही कर दिया जो आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब आपको ये सब करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है और उसको कहा जा रहा है आप ले ऑफ नहीं कर सकते हैं, रिट्रेंच नहीं कर सकते हैं, आप शट डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ये सब एक तरीके का पाबंदी लग रहा था, ठीक है। फिर अमेंडमेंट हुआ मिड 1980s में, ठीक है।
कहा गया कि ऐसा कोई फर्म जो कि एम्प्लॉय कर रहा है 100 वर्कर्स से ज़्यादा, तो क्या करना होगा, मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बिफोर रीट्रेंचिंग वर्कर्स। तो यहाँ पे कहा गया कि परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप जो है वर्कर को हटा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन सारे चीज़ों का आखिर इम्पैक्ट क्या हुआ एज पर एम्प्लॉयर्स एंड इकोनॉमिस्ट। तो समझते हैं, मेजर बॉटल नेक टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अब ये जो हटा नहीं सकते हैं आप वर्कर को, इन चीज़ की वजह से जो है काफ़ी लोग अब एम्प्लॉयमेंट देने नहीं लगे, तो बॉटल नेक हमें देखने के लिए मिला। समझते हैं कि जो ये रिजिडिटीज़ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये रिजिड प्रोविजन की वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका सोचना यही था कि वर्कर को हम 100 से नीचे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से नीचे अगर वर्कर होगा तो फिर हम हटा नहीं सकेंगे और हमें फिर परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी क्लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हैज़ केप्ट इंडियन एंटरप्राइज स्मॉल, इसी वजह से ना एंटरप्राइज कभी बढ़ा नहीं, स्मॉल रह गया, ठीक है। देन अब देखते हैं फर्म साइज के कंपैरिजन करके, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पर फर्म, तो हर फर्म में पर फर्म अगर देखें कितना एवरेज है, तो इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 75 वर्कर्स है। कितना? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया में कितना देखने के लिए मिल रहा है? 75 वर्कर्स। अगर इंडोनेशिया में देखें तो इनका पर फर्म वर्कर अगर जो है 178 है, चाइना में 191 है, लेकिन यहाँ पे 100 से नीचे ही रखा गया, 75, ठीक है। तो अगर देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 13 के अकॉर्डिंग, तो ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है कि आउटडेटेड लेबर लॉज की वजह से, कि जो है क्योंकि लेबर लॉज आउटडेटेड है, इतना पुराना है, पहले का है, और ये कहा गया है कि आप हटा नहीं सकते, तो इस वजह से लोग जो है बढ़ा नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को हायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की वजह से प्रोबेबली ये हुआ होगा, हेल्ड बैक ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर देन एनी अदर पॉलिसी। तो ये जो आईडी एक्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और किसी पॉलिसी से, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या है, तो देखते हैं लैक ऑफ फ्री कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है, डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन रीट्रेंचमेंट, जो कि हम देख चुके हैं कि यहाँ ले ऑफ करना, वर्कर को हटाने में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लॉ प्री डिटरमाइन करता है कि हाउ एंड व्हेन वर्कर्स में और मे नॉट बी रिट्रेंच। तो यहाँ लॉ पहले ही बता दे रहा है कि कब और कहाँ वर्कर को कैसे निकालना है या नहीं निकालना है। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे फ्री कॉन्ट्रैक्टिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्म विथ वोलेटाइल डिमांड, जैसे कि सपोज गारमेंट है, ठीक है, और मे वांट टू ऑफर हाई वेजेस, चाह रहे हैं कि हाई वेजेस हम ऑफर करें, बट गिव 1 मंथ नोटिस क्लॉज, ठीक है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो लीगल स्टैंडिंग अंडर आईडी एक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं कि अगर कोई ऐसा फर्म है जिसका वॉलेटाइल डिमांड है, जैसे कि गारमेंट्स वगैरह, और वो चाहते हैं कि हम हायर वेज वर्कर को अलाउ करें, लेकिन हम जो है हायर वेज हम उनको दें, लेकिन हम उनको 1 मंथ नोटिस दे करके हटा सकते हैं, तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, लीगल स्टैंडिंग इसके लिए है नहीं, ठीक है। देन एक और लॉ के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1917। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट में क्या होता है देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलाउड ओनली फॉर पेरीफेरल एक्टिविटीज़। तो कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आप अलाउ कब होगा, सिर्फ पेरीफेरल एक्टिविटीज़ में ही, कोर एक्टिविटीज़ में अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, रेस्ट्रिक्ट्स कंपनीज फ्रॉम हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर कोर वर्क। तो अब ये जो कोर वर्क था उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं किया गया, सिर्फ पेरीफेरल एक्टिविटीज़ को ही हायर किया गया, के लिए ही हायर किया गया। तो अब इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, अब इसका कुछ परिणाम तो होगा, ठीक है। तो अपीयर्स प्रोटेक्टिव फॉर पुअरर वर्कर्स, ठीक है। तो ये देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, पुअर वर्कर के लिए तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है इनको, लेकिन हुआ क्या कि फर्म हेजिटेट टू हायर ड्यू टू इनेबिलिटी टू रीट्रेंच। लेकिन फर्म ने हायर नहीं किया, वही रीट्रेंच की वजह से कि हायर तो कर लेंगे हम पर निकाल ही नहीं सकेंगे, ऐसा कुछ होगा तो इसकी वजह से ज़्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला, ठीक है। मैनी फर्म्स डू नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन वॉलेटाइल सेक्टर। और बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो वॉलेटाइल सेक्टर में चाहते ही नहीं थे कि इस पर हम अपना बिजनेस भी करें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेक
मेक्स बिजनेसेस नॉन वाइबल अंडर करंट लीगल रिजीम। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे बिजनेस को देखने के लिए मिला कि नॉन वाइबल है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, ये कुछ इश्यूज देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट के अंदर कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलाउ किया जाएगा सिर्फ पेरिफेरल एक्टिविटीज़ में, ना कि कोर एक्टिविटीज़ में। सो कोर एंड पेरिफेरल एक्टिविटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, तो कोर एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? कोर मतलब जैसे कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे आईटी सेक्टर से रिलेटेड है या कुछ से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड जो मेन काम होगा, प्राइमरी काम होगा, ठीक है, उसमें जो है नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पेरिफेरल मतलब अब ये आईटी सेक्टर है तो सैनिटेशन का काम होगा, कुछ और काम होगा, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें होंगी, मतलब जो बिल्कुल इसका मेन काम नहीं है, तो वो वैसे काम पेरिफेरल काम होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लिया जा सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप कोर और पेरिफेरी भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सिंस 1980s। तो क्या कैसा पैटर्न रहा है देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है हेविली कंसंट्रेटेड है स्मॉल इंटरप्राइज में, हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा इंटरप्राइज है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन फर्म्स विथ मोर देन 100 वर्कर्स हैज़ डिक्लाइन। तो हमें इन सारे चीज़ों की वजह से देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसा फर्म जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर है अब तो नहीं है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मार्केट रिस्पॉन्स टू मिड 1980s अमेंडमेंट। तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है जो मिड 1980s में अमेंडमेंट हुआ था उसकी वजह से। तो अब ज़रूरत क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ नीडेड? नॉट फ्रीडम टू आर्बिट्रेरली फायर वर्कर, ठीक है, बट लीगल रिजीम अलाउिंग फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ फ्रीडम मिल जाए और हम आर्बिट्रेरली जब मन हो किसी भी वर्कर को हटा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए कि फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स तो होना चाहिए, ताकि ये जो इश्यूज़ हम देख पा रहे हैं कि हमारे फर्म का साइज़ छोटा हो रहा है, ये सब कुछ ना हो। तो पॉसिबल मॉडल क्या हो सकता है कि लो वेज दिया जाए और लाइफ टाइम जॉब गारंटी। ठीक है, कि जॉब गारंटी है लेकिन वेज कम है। ठीक है, या तो फिर हाई वेज दिया जाए और शॉर्ट नोटिस पीरियड दिया जाए कि हाँ ठीक है आपको वेज हाई प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको अगर नोटिस दिया जाए तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशन, कुछ फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यह इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफॉर्म हो। डन, अब कुछ समझते हैं ट्रेड यूनियंस एंड लेबर लॉज इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं ट्रेड यूनियंस एक्ट एंड लेबर लॉज इश्यूज़। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में आता है, काफ़ी पुराना। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या कहा जाता है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क फोर्स और 100 वर्कर्स जो कम हो, ठीक है, 10% ऑफ वर्क फोर्स या 100 वर्कर जो कम हो, इन दोनों में मस्ट बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये क्या होने चाहिए? ट्रेड यूनियन के मेंबर होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, कहा गया कि अगर 10% ऑफ वर्क फोर्स है या 100 वर्कर्स है जो कम है इसमें से, तो उनको क्या होना होगा? मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो और क्या कहा गया? मोर देन 1 ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड फॉर सेम एम्प्लॉयर। तो सेम एम्प्लॉयर के लिए एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जा सकता है। सो अब देखते हैं पावर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ट्रेड यूनियंस का क्या पावर है? तो राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करने का अधिकार, रिप्रेजेंट मेंबर्स इन लेबर कोर्ट्स, यूनियन ऑफिशियल्स कैन बी आउटसाइडर। और यूनियन ऑफिशियल्स जो है आउटसाइडर हो सकते हैं, इसकी वजह से जो है हमें देखने के लिए मिलता है कि डिस्प्यूट और ज़्यादा हो सकता है। इम्पैक्ट क्या पड़ा फर्म पे? तो फर्म्स विथ फ्यूअर वर्कर्स, तो ऐसे फर्म जिसमें कम वर्कर्स हैं, फेस फ्यूअर लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ टाइनी फर्म्स, इसीलिए हमें देखने के लिए मिला क्योंकि फ्यूअर वर्कर से अगर कम वर्कर है तो यहाँ पे कम रेगुलेशन है, तो इसीलिए डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिला कि छोटे छोटे फर्म्स का ही डोमिनेंस देखने के लिए मिला, जैसे कि अपैरल सेक्टर लिंक टू दिस फैक्टर, इसी वजह से। देन अब देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज। तो देखें अगर तो अराउंड 200 लेबर लॉज हैं, सेंटर और स्टेट मिला के काफ़ी सारे लेबर लॉज हैं, क्योंकि हमने देखा कि कंकरेंट लिस्ट में है लेबर, तो सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी। तो इसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इनकंसिस्टेंसी बना। ठीक है, तो हुआ क्या कि इम्प्लीमेंट करना 100% ऑफ लेबर लॉज विदाउट वायलेटिंग 20%। तो ऐसा हो नहीं पाया कि सारे लेबर लॉ को एकदम 100% जो है इम्प्लीमेंट किया गया। जब भी इम्प्लीमेंट किया गया तो दूसरा लॉ वायलेट हुआ ही,
विदाउट वायलेटिंग 20%। तो ये हमें देखने के लिए मिला। देन कंप्लायंस बर्डन, तो कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया, इन्फोर्समेंट सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं कि 200 से ज़्यादा लेबर लॉ है तो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ना, किसको फॉलो करना है, सेंटर का या स्टेट का। तो इससे क्या हो रहा है, अगर एक को फॉलो कर रहे हैं दूसरा वायलेट हो जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें होने लग गई। तो कंप्लायंस बर्डन, हैवी पेपर वर्क एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ। स्मॉलर फर्म्स फेस हाइयर बर्डन, तो स्मॉलर फर्म्स को और भी हाइयर बर्डन देखना पड़ा। और जो काफ़ी सारे फर्म्स थे अनअवेयर ऑफ प्रिसाइज लीगल ऑब्लिगेशंस, तो इनको काफ़ी सारे फर्म्स को तो पता भी नहीं था कि किस तरीके का क्या लीगल ऑब्लिगेशन है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस जो है इनएविटेबल बन गया एक्सेप्ट फॉर वेरी लार्ज फर्म। तो जो बहुत बड़े फर्म थे, काफ़ी बड़े, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन स्मॉलर फर्म्स को या और फर्म्स को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। देन स्कोप फॉर करप्शन, और हमें देखने को मिला कि अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो भाई करप्शन का स्कोप बढ़ गया, क्योंकि नॉन कंप्लायंस की वजह से ओपन्स डोर टू लेबर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर डिस्क्रिशन। तो अब जो लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं उनका डिस्क्रिशन बढ़ गया, क्योंकि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, तो इसकी वजह से ज़्यादा करप्शन बढ़ गया। सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑफन एम्पावर्स स्टेट, और जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा स्टेट को एम्पावर किया गया टू एक्सटेंड प्रोविजन टू अनकवर्ड इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। स्टेट्स फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइजेस दिस अथॉरिटी, तो और पावर जो है सेंटर के द्वारा स्टेट को दिया गया, ठीक है, ताकि और जो भी जगह में, जिस प्लेस में या कह सकते हैं जिस एरिया में लॉ नहीं है तो उस पर लॉ बनाना, उस चीज़ों को देखना, ठीक है, कि और भी प्रोविज़न को एक्सटेंड किया जाए। तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि स्टेट ने फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज किया अपने अथॉरिटी को, तो इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, तो लेस रिजिड नेशंस हैव मोर एफिशिएंट इकोनॉमीज। तो हमें ये देखने के लिए मिला कि ऐसे नेशन जो कि कम रिजिड रहे लेबर लॉज को लेकर के, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट है, हाइयर वेजेस है, लोअर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी जो लेबर मार्केट में है, तो इससे फॉरेन कैपिटल भी अट्रैक्ट हुआ, जॉब क्रिएट हुआ और ग्रोथ इंक्रीज हुआ, ठीक है। हमें ये देखने के लिए मिला। इसका क्या मतलब है कि अगर रेगुलेशन तो किया गया, क्यों किया गया, वर्कर्स के फ़ायदे के लिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उल्टा ही हो गया ना। जो वर्कर्स को फ़ायदा होना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन ओवर, जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन भी हो तो आप फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल असेसमेंट क्या है कि इंडियन लेबर लॉज आर क्योटिक, आउटडेटेड, ओवरलैपिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि हमें ये सब कुछ प्रॉब्लम देखने मिला। सेंटर और स्टेट में भी लॉ बना रहे हैं, फिर ले ऑफ करने वाला जो था रूल एंड रेगुलेशन है, कंप्लायंस बर्डन हाई था। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन मिले जो इन सारे प्रॉब्लम से हम निकल पाए, ठीक है। तो रिफॉर्म पर्सपेक्टिव क्या है कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स आर कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट डिबेट एंड एक्सप्लेनेशन सो वर्कर्स सपोर्ट रैदर देन अपोज रिफॉर्म। तो हो क्या रहा है, एक चीज़ जो हम देख पा रहे हैं कि जब भी कुछ लेबर लॉ या कुछ ऐसा रिफॉर्म आता है, वर्कर भी रिवोल्ट करने लगते हैं या अपोज करने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि डिबेट एंड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उनके साथ भी मिलके उनको बताना चाहिए। तो फिर जो है वर्कर सपोर्ट करेंगे, जो भी रिफॉर्म है उसको वर्कर सपोर्ट करेंगे रादर देन अपोज। सो अब देखते हैं न्यू लेबर कोड्स को, ठीक है। कोड्स ऑन वेजेस 2019 लेबर लॉ रिफॉर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू 4 लेबर कोड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 29 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है उसको 4 लेबर कोड्स में जो है कन्वर्ट किया, ठीक है। और ये लेबर कोड्स बाद में क्या बने, एक्ट बने, ठीक है, बिकम एक्ट। मैनी प्रोविजन केम इनटू फोर्स सून आफ्टर इनेक्टमेंट, और जैसे ही इनेक्ट हो गया तो बहुत सारे प्रोविज़न जो है तुरंत ही फोर्स में आ गए। अब देखते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 में, तो यहाँ पे एक्ट्स रिप्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्ट्स को रिप्लेस किया गया, 4 लॉ को है ना यहाँ रिपील भी किया गया। तो वो कौन से लॉ हैं जिसको रिपील किया गया कोड ऑन वेजेस 2019 वाले में, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो इन चार लॉज को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन कौन सा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। देन की प्रोविज़न अगर देखें तो फ्लोर वेज स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट, तो इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन किया गया स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज का, ठीक है, और ये हर और वर्कर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे जो है लाया गया, ठीक है। ना सेंट्रल ना स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, फिक्स मिनिमम वेजेस बिलो द फ्लोर वेज फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। तो कहने की क्या बात है कि ये जो स्टैट्यूटरी यानी फ्लोर वेज स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट या फ्लोर वेज को लाया गया कि ये सपोज फ्लोर है, ये मान लिया गया कि इतना होना चाहिए, तो इससे कम जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं फिक्स कर सकती है, ठीक है, मिनिमम वेजेस को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नीदर सेंट्रल नॉर स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेज बिलो दिस फ्लोर वेज। तो जो ये फ्लोर वेज में सपोज अगर 300 रखा जाता है, तो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इससे कम का नहीं मिनिमम वेज रख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, रिवीजन इंटरवल जो है नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो क्या कहा गया कि मिनिमम वेजेस का रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू और रिवाइज किया जाना चाहिए, लेकिन रिवीजन इंटरवल जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेज रेट शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। तो जो ओवर टाइम वेज रेट है ना, तो ये नॉर्मल वेज रेट से दुगना होना चाहिए, ठीक है, दुगना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि ओवर टाइम वेज रेट शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। अगर 15 रुपीज़ नॉर्मल वेज रेट है, ऐसे तो है नहीं, हाइपोथेटिकल है, तो फिर आप अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर आप दे सकते हो। देन मनरेगा वेजेस, तो जो वेजेस हैं मनरेगा के अंदर इसको रखा गया केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कोड ऑन वेजेस। तो जो मनरेगा का वेजेस है ये कोड ऑन वेजेस के आउटसाइड रखा गया। देन मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेज को फिक्स करने का कोई तरीका तो होगा। अगर रखा जा रहा है कि मिनिमम वेज 300 है, इससे कम नहीं हो सकता या कुछ भी, तो आखिर क्या मेथड है, किस मेथड से ऐसा किया जा रहा है। तो अर्लियर सिस्टम क्या था कि वेजेस फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाइज कि वेज को फिक्स किया जाता था एम्प्लॉयमेंट के तरीके से कि कैसा एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग वेज को फिक्स किया जाए, पहले था, ठीक है, कि जैसा एम्प्लॉयमेंट है वैसा वेज होगा। पर अब क्या किया गया, वेज फिक्सेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्किल, की किस टाइप का स्किल है, किस टाइप के ज्योग्राफी में वो रह रहे हैं। तो मेथड को अब ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप को नहीं बल्कि स्किल और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। सो पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टर्मिनेशन, तो अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसको टर्मिनेट किया जा रहा है या खुद रिज़ाइन कर रहा है, उस केसेस में क्या होगा देखते हैं। तो इन केस एन एम्प्लॉय, अगर उसको रिमूव किया जाता है या डिसमिस किया जाता है या रिट्रेंच किया जाता है, हटा दिया जाता है, या वो रिज़ाइन खुद कर देता है या अनएम्प्लॉयड हो जाता है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट या जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था वही बंद हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि वेज को पे किया जाना चाहिए 2 वर्किंग डेज में, ठीक है, 2 वर्किंग डेज में ही उसको वेज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कवरेज ऑफ वेज लॉज, ठीक है, चेंज फ्रॉम अर्लियर एक्ट्स। तो देखते हैं कवरेज ऑफ वेज लॉज। तो पहले का पोजीशन क्या था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ये अप्लाई किसके ऊपर होता था, उन्हीं वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होता था जो कि एक प्रिस्क्राइब वेज सीलिंग से कम कमाते हैं, मतलब जितना लिमिट है उससे वो कम कमा रहे हैं, कि इससे कम वो नहीं कमाने चाहिए। सपोज रखा गया है 300, तो 300 से कम उनको नहीं अर्न करना चाहिए, लेकिन उससे कम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है उनके ऊपर अप्लाई होगा। देन दूसरा किसके ऊपर अप्लाई होगा, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स कहने का मतलब कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है जिनके बारे में, तो उनको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये था अंडर द कोड ऑन वेजेस मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस प्रोविजन अप्लाई टू, लेकिन अब जो कोड ऑन वेजेस है ये अप्लाई होता है सारे इस्टेब्लिशमेंट पे, सारे एम्प्लॉयज़ पे, ऑल एम्प्लॉयमेंट्स पे,
जितने तरीके के एम्प्लॉयज़ है, जितने तरीके का एम्प्लॉयमेंट है और जितना इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब हर जगह ही अब कोड ऑन वेजेस अप्लाई होगा। पहले ये कंडीशन था कि अगर आप कम कमा रहे हैं, अगर आप शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, ये सब कुछ। समझते हैं डेफिनेशन ऑफ वेजेस को, ठीक है, कि वेजेस का क्या डेफिनेशन है। तो इसमें इंक्लूडेड कंपोनेंट्स क्या क्या है वेजेस में? बेसिक पे आता है, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। तो जो वेजेस हैं, वेजेस में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस आता है। और जो एक्सक्लूडेड कंपोनेंट वो क्या है? स्टैट्यूटरी बोनस हो गया, यूटिलिटीज़ जैसे कि लाइट, वाटर, मेडिकल एक्सेट्रा, कन्वीनियंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और ओवर टाइम अलाउंसेस, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है वेजेस का, तो वेजेस में ये 3 कंपोनेंट इंक्लूड है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। देन लिमिट ऑन एक्सक्लूजन्स, और एक्सक्लूडेड कंपोनेंट भी हमने देख लिया कि ये इंक्लूड नहीं है, वेजेस में एक्सक्लूड है। तो लिमिट लगाया गया है एक्सक्लूजन पे, क्या समझते हैं? कहा जा रहा है कि एक्सक्लूजन कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन। तो जितना भी रेम्यूनरेशन है, जितना भी सैलरी है, तो उसका 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है? ताकि कंपनी को रोका जा सके फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग सैलरीज टू रिड्यूस वेज, ठीक है, कंपोनेंट बिलो 50% ऑफ टोटल कंपनसेशन। तो समझते हैं इस चीज़ को कि क्या कहा जा रहा है। सपोज अगर कि आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है, हाइपोथेटिकल है, बस समझने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है पैसा जो मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, 2 फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक होता है रियल सैलरी मीन्स वेजेस, तो इसमें होता है बेसिक अलाउंस और डीए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है एक्सक्लूजन, ये होता है एचआरए, बोनस और ओवर टाइम, ठीक है। एचआरए, बोनस, ओवर टाइम, ये सब कुछ जुड़ के आता है। तो किसी को भी जब सैलरी मिलता है ना, तो उसमें एक इंक्लूडेड पार्ट होता है वेजेस, ठीक है, और एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स होता है। तो कंपनी करती क्या है कि वेज रखती है 20, ठीक है, और अलावेंस दे दिया 100 कि, और जो ये सब अलावेंस था ना, स्टैट्यूटरी बोनस, एचआरए वगैरह, इनको कर दिया 100 और बेसिक वेज को रखा 20, ठीक है। देन टोटल 100 कर दिया कि ऐसे भी 100 ही था। तो यहाँ पे क्या है कि 50, अगर सपोज़ कोई 50 जो है बेसिक है उसका और अलावेंसेस उसका 50 है, फिर भी 100 है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अलग, अगर बेसिक जो है 20 है और अलावेंसेस 80 है, फिर भी 100 है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो पीएफ, ग्रेट्युटी, ये जो भी चीज़ है ये बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ बेसिक 50 है और इस पे कैलकुलेट होगा तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, बेसिक जो है 20 पे रख देती है ताकि वो जो वर्कर्स है उनको ये कुछ देना नहीं पड़े उनको, ठीक है। तो एम्प्लॉय को कम फ़ायदा होगा। तो अब लॉ क्या कह रहा है कि अलावेंसेस जो है ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब जो आपका एक्सक्लूडेड कंपोनेंट है ये 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 50% से कम होगा। और जो बेसिक है, ठीक है, वो 50% कम से कम होना चाहिए। तो जो अलावेंस है, तो आउट ऑफ 100 में जो अलावेंस है क्या कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 50 हो या 50 से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वेजेस या तो 50% हो लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए। सो अगर कंपनी जो है चीट करने की कोशिश करती है तो फिर क्या होगा कि जैसे कंपनी अगर चीट करने की कोशिश करे कि 20 वेज दे देते हैं, 80 अलावेंस दे देते हैं, ठीक है। अब 20 वेज क्यों वो देना चाहेंगे, कम क्यों वेज देना चाहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तो पीएफ बनेगा, ग्रेट्युटी बनेगा, ठीक है, जो और बेनिफिट्स है वर्कर को कम मिलेगा, ठीक है। तो लॉ का क्या कहना है कि सिर्फ अलावेंस जो है आपका 50% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से जो वो 30 था, जो 20 वेजेस रख रहे थे, तो ये 30 भी वेज होना चाहिए। मतलब लगभग जो है इसमें, इस केस में क्या होगा कि 50 अलावेंस और 50 वेज। तो सिंपल आपको एक बात याद रखना है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ योर सैलरी मस्ट बी बेसिक टाइप पे, ठीक है, नॉट अलावेंस, कि 50% जो है कम से कम बेसिक पे होना चाहिए, अलावेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है पीएफ, ग्रेट्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके। देन अब समझते हैं बोनस के बारे में, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ अर्निंग वेजेस बिलो अ स्पेसिफाइड मंथली अमाउंट टू बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर एनुअल बोनस, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट है कि इतना कम से कम आपको अर्न होना चाहिए
अगर नहीं हो पा रहा है स्पेसिफिक मंथली अमाउंट के नीचे हैं आप, तो फिर आपका बोनस कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बोनस कैलकुलेशन होगा बोनस पेएबल ऑन हायर ऑफ कि मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, ठीक है, और सीलिंग वेज फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जो सीलिंग वेज है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो समझते हैं इस चीज़ को। अगर सपोज मिनिमम वेज है कि 18,000 मिनिमम वेज है, ठीक है, क्या है 18,000 मिनिमम वेज है, और वेज सीलिंग कितना रखा गया है? वेज सीलिंग रखा गया है 15,000, ठीक है, ये रखा गया है 18,000, ये रखा गया है 15,000। तो इसमें से दोनों में ज़्यादा क्या है? हायर तो ये वाला हुआ ना 18,000, तो बोनस जो है 18,000 पे कैलकुलेट होगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि अर्न कर रहा है बिलो अ स्पेसिफाइड मंथली अमाउंट, ठीक है, तो इसको एलिजिबल जो है ये है एलिजिबल है बोनस के लिए। और बोनस उसको कैसे मिलेगा? बोनस कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो जो मिनिमम वेज है और जो वेज सीलिंग फिक्स्ड किया गया है जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो यहाँ पे जो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम वेज ज़्यादा है तो मिनिमम वेज के ऊपर बोनस कैलकुलेट होगा। सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो बोनस का लिमिट क्या है? बोनस लिमिट है, मिनिमम बोनस लिमिट कितना है? 8.33% ऑफ वेजेज, कि जो भी वेज है उसका 8.33% मिलेगा। और मैक्सिमम बोनस क्या है? 20% ऑफ वेजेस। तो मैक्सिमम कितना? कि जो वेज है उसका 20% और मिनिमम बोनस कितना? 8.33% ऑफ वेजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर वेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेजेस पे ही सब कैलकुलेट होता है। तो वेजेस में आपने देखा कि इंक्लूडेड पार्ट है और एक्सक्लूडेड पार्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वेजेस में क्या होता है, इंक्लूडेड पार्ट जो कि बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस, ये सब आता है वेजेस में, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेजेस में सब कुछ नहीं आता है। तो सैलरी का कंपोनेंट है आपका, ये सब कुछ आता है। लेकिन जब वेजेस की बात करें तो यहाँ बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है और रिटेनिंग अलाउंस है, ठीक है। तो जब आप मिनिमम वेजेस और वेजेस को लेकर इतनी सारी चीज़ें होती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर वेजेस क्या है, ठीक है। तो वेजेस में ये कंपोनेंट आता है। देन अब देखते हैं सैलरी डिसबर्समेंट टाइमलाइन के बारे में क्या कहा गया, कि जो कट ऑफ डेट है फॉर वेज पेमेंट एडवांस टू 7th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, की अगर जो है 7वें तारीख तक मंथ खत्म होने के 7th तारीख तक जो है उसको क्या मिलना चाहिए? 7th डे तक जैसे ही मंथ खत्म हुआ उसको सैलरी मिल जाना चाहिए ताकि टाइमली पेमेंट मिल सके।